जब भी कोई दांत कुंजनाइटली मतलब बचपन से ना आया हो या कोई सी चोट करके टूट गया हो या मसूड़ा ढीला होने करके निकल गया हो या उसमें कैविटी लगी हो तो निकल गया, तो उसकी जो रिप्लेसमेंट है उस रिप्लेसमेंट को इम्प्लांट कहा जाता है। और डेंटल इम्प्लांट एक ऐसी चीज है जो कि आपके ओरिजिनल दांत को कह लो रूबरू रिप्लेस करती है। अगर अगला दांत लगना है जो कि देखने के लिए तो ये फुल सिरेमिक लगता है। अगर पिछला दांत लगना है जिसके अंदर हमें खाना पूरा चबाना होता है तो सिरेमिक विद मेटल लगता है। लेकिन अगर किसी की बाइट बहुत हैवी है, हैवी जिसको कहते हैं कि उनके दांत बहुत घिसे हुए हैं, तो उसके अंदर सिर्फ मेटल को ही देना पड़ता है। तो इस हिसाब से इसका डिवीजन किया जाता है। नमस्कार, सेहतनामा में आज बात डेंटल इम्प्लांट पर, लेकिन उससे पहले गुजारिश, सेहतनामा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और डेंटल इम्प्लांट पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सनी अहलुवालिया जी। उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत सर एक बार फिर। नमस्ते जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डेंटल इम्प्लांट कब आप रिकमेंड करते हैं? मतलब जब दांत टूट जाता है तो आप दूसरा दांत लगाते हैं, इसे ही इम्प्लांट कहा जाता है? देखो, जब भी कोई दांत कुंजनाइटली मतलब बचपन से ना आया हो या कोई सी चोट करके टूट गया हो या मसूड़ा ढीला होने करके निकल गया हो या उसमें कैविटी लगी हो तो निकल गया, तो उसकी जो रिप्लेसमेंट है उस रिप्लेसमेंट को इम्प्लांट कहा जाता है। अब वो डेंटल इम्प्लांट पहले आज से 20-30 साल पहले नहीं होते थे। तब रिप्लेस किया जाता था उतरने वाले डेंचर से या उतरने वाले दांत से, लेकिन उसके साथ तकलीफ़ें काफ़ी जुड़ गई। ना तो उससे खाना बाइट किया जाता था, वो नीचे चुभना शुरू हो जाता था। फिर दूसरा तरीका आया जिसे डेंटल प्रोस्थेसिस कहा गया। अगला और पिछला दांत घिसा के, हमें 2 दांत घिसाने पड़ते थे और फिर लगा दिया जाता था, उसको क्राउन एंड ब्रिज कहा गया। क्राउन एंड ब्रिज के अंदर जो दांतों के अंदर कोई तकलीफ नहीं थी उनको भी घिसाना पड़ जाता था। और फिर तीसरी जो टेक्निक आई जिसके अंदर बोन के अंदर सीधा हम एक प्रोस्थेसिस लगा देते हैं और उसके ऊपर दांत को कस देते हैं, उसे डेंटल इम्प्लांट कहते हैं। और डेंटल इम्प्लांट एक ऐसी चीज है जो कि आपके ओरिजिनल दांत को कह लो रूबरू रिप्लेस करती है। मतलब उससे अब खाना जितने मर्जी जोर से खाएं कोई प्रॉब्लम, देखने में क्योंकि वो मसूड़े के अंदर से ही आ रहा है तो देखने में भी कोई फर्क नहीं है, इसलिए उसे डेंटल इम्प्लांट कहा जाता है। और उसकी स्ट्रेंथ क्योंकि टाइटेनियम का बना हुआ है, उसके अंदर कीड़ा भी नहीं लग सकता, इसलिए उसकी स्ट्रेंथ भी पूरी रहती है। और एक बारी अगर डेंटल इम्प्लांट लग जाए तो उसकी लाइफ जो सी है वो 20 से 25 साल है, उसको उसके बाद कुछ नहीं होता। लेकिन उसके ऊपर जो क्राउन होता है उसको जरूर 5 साल बाद एक चेकअप कराना पड़ता है। तो यानी कि दांत अगर नहीं है, टूट गए, तो आप इम्प्लांट करके नया दांत लगाते हैं। अब इसमें वेरिएशन क्या है? अलग अलग दांत होते हैं, क्योंकि कहा जाता है कुछ सेरेमिक होता है, कुछ और होते हैं। ये सारे जितने भी डेंटल इम्प्लांट हैं ये टाइटेनियम के बनते हैं। और इसके ऊपर जो सा क्राउन लगता है ये मेटल का भी हो सकता है, मेटल और सिरेमिक का भी हो सकता है और सिर्फ सिरेमिक का भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है, कहीं स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए, कहीं ब्यूटी ज़्यादा चाहिए, कहीं देखने के लिए ज़्यादा हमें इंपॉर्टेंस होती है, कहीं खाने के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है और कहीं फंक्शनली इंपॉर्टेंस होती है स्पीक के लिए। उस हिसाब से उसको डिवाइड किया जाता है। तो इसके बारे में ज़रूर डिटेल में बताइए कि कब आप कौन सा दांत, और अगर अगला दांत लगना है जो कि देखने के लिए तो ये फुल सिरेमिक लगता है। अगर पिछला दांत लगना है जिसके अंदर हमें खाना पूरा चबाना होता है तो सिरेमिक विद मेटल लगता है। लेकिन अगर किसी की बाइट बहुत हैवी है, हैवी जिसको कहते हैं कि उनके दांत बहुत घिसे हुए हैं, तो उसके अंदर सिर्फ मेटल को ही देना पड़ता है। तो इस हिसाब से इसका डिवीजन किया जाता है। ये कोई भी डेंटल इम्प्लांट लगाते हैं तो हमें ये सोचना होता है कि हमने कौन सी मंजिल पे चढ़ना है। कई बार पहली मंजिल पे चढ़ना है, कई बार छठी पे चढ़ना है और कई बार 10वीं मंजिल पे चढ़ना है। तो उस हिसाब से जो जो कह लो कि सिस्टम्स के अंदर डिफरेंसेस आते हैं, उस हिसाब से डेंटिस्ट उसको डिफ्रेंशिएट कर लेता है। अगले के लिए सिरेमिक पहला फ्लोर और पीछे वाला है तो 6वां फ्लोर कह लो जिसके अंदर मेटल विद सिरेमिक, और 10वां फ्लोर जिसमें बहुत ज्यादा चूइंग की हुआ है उसके अंदर मेटल ही देना पड़ता है। तो ये 3 ऑप्शंस यूजेज के हिसाब से होता है। यूजेज के हिसाब से। अच्छा, अब खर्चा कितना आता है, कितना वक्त लगता है और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? देखो, ये जो आपका सवाल है ना, खर्चा कितना आता है, इसके अंदर बहुत बड़ी वेरिएशन इसलिए कहता हूं कि कई जगह पे हम यूज करते हैं फुल टाइटेनियम और कई जगह पे हम यूज करते हैं टाइटेनियम अलॉय। अब जिस जिस हिसाब से प्रोडक्ट पीछे से आता है, जैसे एक कंपनी है नोबल जो वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी क्लेम करती है अपने आप को, वो फुल टाइटेनियम बनाते हैं, तो उसका एक इम्प्लांट लगने की अगर हम कीमत देखें तो वो 30,000 के आसपास आ जाती है।
और अगर हम टाइटेनियम के साथ अलॉय मिक्स कर दें तो 25,000 में हो जाता है, 20,000 में हो जाता है, 15,000 में भी हो जाता है। तो इसकी ये वेरिएशन है, उस हिसाब से ऐसे ही इनके ऊपर जो क्राउन्स लगते हैं उनकी भी वेरिएशन होती है, और उस हिसाब से इसको हम एक कैलो के कम्बिनेशन बना के पेशेंट को दिया जाता है, उस हिसाब से पेशेंट करा सकता है। कोई तकलीफ तो नहीं होती? और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए पहले इम्प्लांट से और इम्प्लांट हो जाए उसके बाद भी? देखो, डॉक्टरी के अंदर एक बड़ी मशहूर कहावत है, वो कहते हैं इफ यू फेल टू प्लान योर प्लान विल फेल। अगर सारी चीजें डॉक्टर पहले प्लानिंग कर रहा है, पहले प्लानिंग के मतलब एक्सरेज लिए, पेशेंट की बाइट फोर्स ली, पेशेंट की लुक ली, पेशेंट की फोटोज ली, अगर सारी चीजों को डायग्नोस्टिक वैक्स अप पहले तैयारी कर दी गई है तो बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर तैयारी नहीं की, आप डॉक्टर के पास गए, आपने डॉक्टर को कहा नहीं जी, डॉक्टर ने कहा मैंने 30,000 लेने, आपने कहा मैं 15 दूंगा, तो डॉक्टर भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर जाएगा, और कॉम्प्रोमाइज के अंदर अल्टीमेटली फेलियर हो जाता है इम्प्लांट। हालांकि इम्प्लांट कंपनीज जो हैं वो इम्प्लांट की गारंटी देती हैं डॉक्टर्स को, वो डॉक्टर्स आगे पेशेंट के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहता उसका कोई भी इम्प्लांट करा हुआ फेल हो। लेकिन कई बार मेडिकली कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स, या जिनके हम कह लें कि 6 इम्प्लांट डलने थे, जैसे कोई भी दांत नहीं है ऊपर का, तो वहां पे 6 इम्प्लांट डलने, अगर हम 2 इम्प्लांट पे काम चलाएंगे तो उसके ऊपर प्रेशर ज्यादा आएगा, प्रेशर ज्यादा आने करके ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती। कॉम्प्लिकेशन की बात करें, इन्फेक्शन की बात करें, तो टाइटेनियम में अंदर कभी भी कॉम्प्लिकेशन या इन्फेक्शन नहीं होता प्रैक्टिकली। पर अगर हड्डी है ही नहीं वहां पे और वहां पे इम्प्लांट डाल दिया जाए तो इम्प्लांट फेल कर सकते। डेंचर कब आप लगाते हैं? पूरा का पूरा डेंचर बुजुर्गों में जो चेंज होता है वो क्या दिस इज वन ऑफ द सेम थिंग? डेंटल इम्प्लांट अगर ज्यादा नंबर में लग जाए, जैसे ऊपर और निचला कोई भी दांत नहीं है, तो 7 इम्प्लांट ऊपर और 6 इम्प्लांट नीचे, मतलब 13 इम्प्लांट लगे, तो उसके ऊपर सारे दांत फिक्स कर दिए जाते। उसको आजकल डेंचर नहीं कहा जाता, उसको इम्प्लांट स्पोर्टेड क्राउन एंड ब्रिज कहा जाता है। इसलिए डेंचर अब कोई नाम नहीं रहा, अब क्राउन्स ही रह गए। और इम्प्लांट के बाद किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? इम्प्लांट के बाद हमें सबसे जरूरी है साफ सफाई का, क्योंकि इम्प्लांट के अंदर आपको ना तो पेन होती है, ना उसके अंदर कीड़ा लग सकता है, लेकिन खाना उसके आसपास डिपॉजिट हो जाता है। और उसके लिए एक कह लो कि वाटर पिक नाम से ब्रश आता है, जो कि एक तरह से आप कह लो सफाई है आपके घर में ही कर देते हैं, उसको रेगुलर यूज करना बहुत जरूरी है। तो इम्प्लांट जो भी करवाए उसे वाटर पिक जरूर यूज करना चाहिए। कुरले जो उनसे हैं, हर खाना खाने के बाद अच्छी तरह कुरले करें ताकि वहां पे खाना ना डिपॉजिट हो, क्योंकि खाना डिपॉजिट होएगा तो इम्प्लांट फेल हो सकता है। जाने से पहले कुछ टिप्स जो लोग इम्प्लांट की सोच रहे हैं? देखो, मैं तो सबको एक ही बात कहता हूं कि कोशिश करो कि आपका अपना दांत जितना चल सकता है उसे चलाओ। फिर भी अगर दांत मिस हो जाता है तो ना तो डेंचर लगवाने की जरूरत है, ना क्राउन एंड ब्रिज कराने की, फिर इम्प्लांट कराओ। लेकिन इम्प्लांट को ये ना समझो कि इसके अंदर कोई तकलीफ नहीं होती, उसको मेंटेन करना जरूरी है। 1 साल में एक बारी डेंटिस्ट के पास जाके उसकी सफाई जरूर कराओ, और खाना खाने के बाद कुरले करना उतना ही जरूरी है जितना खाना खाना जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर दिस इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, और बहुत शुक्रिया सेहतनामा को देखने के लिए।